Students, in this video we will discuss about the next application of Gauss theorem, which is electric field due to an infinitely long charged wire. Student, इस वीडियो में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मीनिंग हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये क्या स्टूडेंट, एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दोनों तरफ क्या है इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग ये क्या है वायर है। और इस वायर को हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। मान लीजिए इस पर ये हमारा क्या है, हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया। तो अगर इसको हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लैम्बडा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, मान लीजिए इस सिचुएशन को हम लिख सकते हैं, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, straight charged wire having linear charge density लैम्बडा। स्टूडेंट हमें क्या मानना है, इसकी लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसके कारण एक पर्टिकुलर किसी भी, मान लीजिए ये डिस्टेंस पर, इससे मान लीजिए P पॉइंट है यहाँ पर, इस P पॉइंट पर इस लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जो कि लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसको देखो हम किस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये जो चार्ज वायर है, ये जो एक पॉइंट, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया O, इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P तक हमने इस R को मानना। तो स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ से इस O से मान लीजिए कोई भी हमने एक लेंथ लिए, L लेंथ अप डायरेक्शन में एंड L लेंथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूँ DL, ये DL, और उतनी ही दूर डिस्टेंस पर ये मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया स्टूडेंट DL। तो अगर हम ये कहें, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो हमने कह दिया डेल्टा क्यू, डी क्यू। इसी तरीके से इस लेंथ एलिमेंट पर भी जो चार्ज होगा इसको हम कह सकते हैं डी क्यू। ये चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, सेम अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लैम्बडा है हमारा, वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, इस वायर पर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम मानकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसा कि हमें पता है इस लैम्बडा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर डी क्यू को अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, लैम्बडा इंटू DL। अगर मैं ये लेंथ एलिमेंट, ये और ये लेंथ एलिमेंट इक्वल लेता हूँ तो DL को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज और ये चार्ज हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सेम ही होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हमने ये लेंथ इक्वल ली थी L, ये लेंथ R है ही। तो अगर मैं इस DQ चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करता हूँ तो स्टूडेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हमें मिलेगी। सेम इसी तरीके से अगर इस DQ चार्ज, इस DL लेंथ एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ऐसे मिलेगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, इस तरीके से मिलेगी। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे, ये लेंथ r है, ये l है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये लेंथ होगी स्टूडेंट, ये क्या होगा हमारा, ये होगा l² r² अंडर रूट। सेम उसी तरीके से ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ भी हमारी क्या होगी, l² r² अंडर रूट। यानी ये लेंथ इक्वल है, ये चार्ज इक्वल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये इंटेंसिटी है, ये DE और ये DE, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, सेम मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो स्टूडेंट अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें, इस तरीके से दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, तो स्टूडेंट ये जो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट हमें क्या दिखेंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी स्टूडेंट, ऐसे मिलेगी अलोंग द आर के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हमें मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ तो भी स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, ये देखो कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। जिस तरीके से हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं उसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लॉन्ग हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर इस कंडक्टर को मानकर चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करता हूँ तो स्टूडेंट कुछ कंपोनेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन से ऊपर जो एलिमेंट होंगे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमें मिलेगा। जो इस पॉइंट से यहाँ पर एलिमेंट होंगे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा। और सेम इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये मिलेगा और ये कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी। यानी इस लेंथ के अकॉर्डिंग अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हमें इस तरीके से क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास सिंपल एक छोटा सा ये टॉपिक है क्या, कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैं फिर से को डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है इस तरीके से, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। लैम्डा क्या है इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें गॉस थ्योरम का यूज़ करके क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस चूज़ करना होगा। और बाय हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। कन्वीनियंट होने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें मिनिमम कैलकुलेशन करनी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्पेशल केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस चूज़ किया ये,
अभी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है स्टूडेंट, तो हम गाउसियन सरफेस किसी भी एक स्मॉल लेंथ के लिए हम क्या कर लेते हैं, गाउसियन सरफेस चूज कर लेते हैं। यहाँ पर इस गाउसियन सरफेस की जो लेंथ है L है और इस गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है स्टूडेंट, ये इसको हमने क्या कहा है स्टूडेंट, R। तो यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने चूज़ किया, तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी चूज इस सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। और लेंथ क्या है स्टूडेंट, L, रेडियस क्या है, R। तो स्टूडेंट हमें पता है अभी जो हमने यहाँ पर देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, यानी रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली ऐसे आउटवर्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, इसके सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में ऐसे है, और इस डायरेक्शन में हम ऐसे मान सकते हैं, यानी राइट साइड में ये डायरेक्शन हुई, लेफ्ट साइड में ये डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस है। ये क्या है, हमारा कर्व्ड सरफेस है। ये हमारे टॉप फेस और ये क्या होगा, बॉटम फेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 3 सरफेस हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं। एक तो हमारा ये कर्व्ड सरफेस, जो ये हमें कर्व्ड सरफेस ऐसे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये हमें क्या मिल रहा है, ऐसे सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ ये हमारा क्या है, ऐसे एक, ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, और वायर के चारों तरफ हमारा क्या है, ऐसे सिलेंडर। तो जो सिलेंडर इस तरीके से होगा गाउसियन सरफेस, जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस के, ये जो गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस से इस तरीके से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा। एक तो सरफेस ये हो गया जो इसके चारों तरफ कर्व्ड सरफेस होगा, ओके। और 2 सरफेस हमारे पास और बचे। एक तो स्टूडेंट ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस हुआ, इसको मैंने कहा S1। 2 सरफेस और हैं। एक सरफेस हमारा ये है, इसको मैंने क्या कहा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सरफेस है इसको S2 कहा, और एक ये सरफेस है, इसको मैंने कहा S3। तो इन तीनों सरफेस से, एक ये कर्व्ड सरफेस और ये 2 फ्लैट सरफेसेस, इन तीनों सरफेसेस से टोटल फ्लक्स हमें देखना है, क्या क्या इसमें से फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर इस कर्व्ड सरफेस को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो कर्व्ड सरफेस की जो डायरेक्शन है, जो ये कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑब्जर्व करता हूँ, मान लीजिए ये स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या है, DS1, क्या है स्टूडेंट, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट DS1। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट, वो भी क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1, जो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इनके बीच में एंगल क्या है स्टूडेंट, 0 डिग्री हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूँ, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी ये हमने कहा DS2, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, जो हमने ये यूज़ की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। तो यहाँ पर DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 90 डिग्री मिलेगा, ओके। सेम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं इस S3 सरफेस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूँ, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी DS3, वो ये होगी डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलेगी ये हमारी क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पर भी फिर से देखिए एंगल हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री एंगल हमें मिल रहा है।
तो स्टूडेंट हमें इन तीनों सरफेस से क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स पास कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू figure, this figure, the flux passes out through curved surface S1 and two flat surfaces S2 and S3। तो स्टूडेंट कर्व्ड सरफेस S1 से फ्लक्स पास होगा और S2 एंड S3 से भी फ्लक्स पास होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम, अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम। तो जो गॉस थ्योरम है स्टूडेंट ये हमें बताती है जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल सरफेस इंटीग्रल लेना होता है हमें, कंप्लीट सरफेस इंटीग्रेशन लेते हैं और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और ये चार्ज क्या होता है फ्रेंड, ये चार्ज होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है, तो टोटल सरफेस अगर हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, तो एक तो हमारा ये कर्व्ड सरफेस हुआ, ये वाला कर्व्ड सरफेस हुआ, और दो ये फ्लैट सरफेसेस। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को, कंप्लीट इंटीग्रेशन को तीन अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं। एक इंटीग्रेशन इस कर्व्ड सरफेस के लिए, एक इंटीग्रेशन इस फ्लैट सरफेस के लिए S2 के लिए, और एक इंटीग्रेशन S3 दिस फ्लैट सरफेस के लिए। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फॉर S1 करेंगे जो कि हमारा होगा E डॉट ds1, कर्व्ड सरफेस का आ गया। फिर हमारे पास S2 के लिए है इंटीग्रेशन S2 E डॉट S2 प्लस में S3 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट S3 विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर S1 ये कंप्लीट इंटीग्रेशन, S2 ये इंटीग्रेशन और S3 का इंटीग्रेशन ये हुआ। तो टोटल सरफेस हमारा क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में इंक्लूड हो रहा है, जो कि हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये था, इसका मतलब होता है टोटल या फिर क्लोज्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया या फिर क्लोज सरफेस एरिया। और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हम तीन अलग अलग सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर फर्स्ट इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए E डॉट को अगर हम ओपन करते हैं, S1 और E के बीच में जो एंगल है, S1 और E के बीच में जो एंगल है वो क्या है स्टूडेंट, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो cos 0 डिग्री। ओके, S2 के लिए करते हैं तो E डॉट को ओपन करेंगे, cos E और S2 के बीच में जो एंगल है स्टूडेंट, E और S2 के बीच में है एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। और इसी तरीके से S3 के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट S3 में भी हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलता है। देखिए DS3 और E के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री। तो ये हुआ इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर ओनली डॉट को ओपन किया है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम EDS1 इसको cos को ओपन करते हैं तो cos की वैल्यू, cos 0 होता है 1, मल्टीप्लाई विद 1 हो गया।
इस cos 90 होता है स्टूडेंट यहाँ पर 0, तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर भी cos 90 क्या होगा, 0 होगा, विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये S2 और S3 वाली जो दो टर्म है ये क्या हो गई, 0 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि S2 और S3 में से कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर S2 ये सरफेस और S3 ये सरफेस, इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं, ये जो एरिया है इस एरिया को मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ। मान लीजिए ये एरिया है, तो एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या होगी स्टूडेंट, ऐसे पास होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाए और यहाँ से ऐसे निकल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलली है, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रेड पेन जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा S2 सरफेस को। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के एडजेसेंट चल रही है, इस एरिया में से पास नहीं हो रही। एरिया में से पास नहीं हो रही तो कह सकते हैं इस एरिया का टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 0 है, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ S1 को अब इंटीग्रेट करना है, ES1 DS1 जो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा स्टूडेंट। यहाँ पर S1 क्या चीज़ है, अगर हम S1 को ऑब्जर्व करते हैं तो S1 है यहाँ पर ये कर्व्ड एरिया, ये क्या था, कर्व्ड एरिया। और सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया होता है, यानी इंटीग्रेशन S1 DS1 जो होगा, ये क्या होगा, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर है स्टूडेंट ये। और कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, ये होता है 2πr_L। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंटू 2πr_L क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा 2πr_L। ओके, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। चेंज किस तरीके से, अगर हम ये कहें कि ये देखिए, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का है, कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन इस गाजियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसको मैंने क्या कहा हुआ, यहाँ पर क्यू कहा हुआ है। ये क्यू क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो इस गाजियन सरफेस पर जो चार्ज इनक्लोज है सिर्फ यहाँ तक, वैसे तो ये कंप्लीट ऐसे चार्ज होगा क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है हमारे पास, ये वायर है, लेकिन हमें चार्ज कौन सा चाहिए, सिर्फ इस गाजियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज है। तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज है स्टूडेंट वो क्या है, क्यू है। क्या है स्टूडेंट, क्यू। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, क्या है स्टूडेंट, ये लेंथ ऑफ दिस वायर कितनी है, ये इस गाजियन सरफेस के अंदर ये है टोटल L। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जो लैम्डा होता है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल इस लेंथ पर क्या है हमारे पास, L चार्ज पर, L लेंथ पर कितना चार्ज है स्टूडेंट, क्यू चार्ज है। तो क्यू अपॉन में L क्या हुआ, लैम्डा। तो यहाँ से क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा L, और क्यू की वैल्यू हम ये यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, लैम्डा L 2πr_एप्सिलॉन नॉट L, L से L कैंसिल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी स्टूडेंट वो होगी ये। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया है, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, वो लेंथ की
एक पावर पर ही डिपेंड है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 पावर ऑफ आर। आर क्या था स्टूडेंट यहाँ पर, ये लेंथ, जितना ज़्यादा आर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होती रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी इस लेंथ से दूर जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती रहेगी, वीक होती रहती है। और स्टूडेंट अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अगर हम ये कहें फॉर, एक अलग से ही लिख रहा हूँ समझने के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी स्टूडेंट वो हमारी क्या थी, वो होती है 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन में आर स्क्वायर। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट 1/r² पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये डिफरेंस आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करती है आर की पावर 1 पर डिपेंड करती है, वो भी इन्वर्सली, यानी हम कह सकते हैं आर की पावर -1 पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आर की सेकंड पावर पर डिपेंड करती है, जो कि -2 होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट ये एक बेसिक सा डिफरेंस है पॉइंट चार्ज और हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर में।